फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बीपीएससी में लगे पाठ्यक्रम को कवर कर रहे थे। कक्षा 8 में लगी कहानी ठेस पढ़ेंगे। और ठेस आपने रेणु का मैला आंचल बहुत सारी रचनाएं पढ़ लिया होगा। ठुमरी ठुमरी और इनका जन्म। बहुत आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो सीधा हम कहानी को पढ़ते हैं समय न बर्बाद करते हुए। अगर आपको इनके परिचय के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए ध्यान देते। लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। सम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठक का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार का मतलब जिसे कोई काम धाम न हो। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा उनको बुलाकर। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब जंगड़ चोर है। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देने ही हो तो और बात है। डॉट डॉट आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह लें। कोई एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियां बधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में है, यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, हाँ हाँ। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता। कभी ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेमू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की हांडी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। डॉट डॉट और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोथी की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की शोध सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। डॉट डॉट काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफार कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। डॉट डॉट सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधपाली दर्द से माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलियों की छिल मिलाती चिक
सतरंगे डोर के माथे भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। डॉट डॉट कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। बड़ी बात। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, कहानी के जितने पात्र हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा। बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू की दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। डॉट डॉट भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखा, सिरचन एक बार नई धोती दूंगे, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो बांस से बनाते हैं ना झपिया और जो टोकरा बनाते हैं, वही चीज़ वो काम कर रहा है। अपने आप ध्यान दीजिएगा। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। बहुरिया मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है। होठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ क्या क्या देखूं? डॉट डॉट अरे मजली सिरचन को बुदिया क्यों नहीं देती? बुदिया में नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जात के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही
किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। इधर इधर देखकर सिरचन, दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने और अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ अर्जा जर्दा तो खिलाना। बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? चटोर कहीं का। मेरा कलेजा धड़क उठा। डांट डांट बस सिरचन की उंगलियां में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे इतनी तेजी से, अरे बाप रे इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह झौसे के न मुंह में लगाम है न आँख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानो नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वहाँ उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। तो आप ठेस कहानी का मेन मोटिव समझ गए। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही थे अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा, दौड़ता हुआ आया। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ दो दीदी, शीतल पाटी चिक है और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसा बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदा का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। फणीश्वर नाथ रेणु।
और आप समझ लें कहानी यहीं पे ठेस ख़त्म होती है। धन्यवाद।